यस मैम। ठीक है। तो आज का हमारा हम पढ़ रहे थे आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें हमने स्टार्ट किया था आपके पास रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, पिछले कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बेसिकली एंजाइम्स के बारे में बताया था। ठीक है, कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं आपके पास। बेसिकली इसमें जो आपके पास एंजाइम, जो मेन एंजाइम रहेगा वो क्या रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वही क्या करवाएगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा। ठीक है, मतलब नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाने की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन आपको पता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, डीएनए से डीएनए की ही क्या बना रहे हैं, कार्बन कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, कि जो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, उनके केस में जो डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करवाएगा, डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा प्रोकैरियोट्स में, वो होगा डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, ठीक है, तो यूकैरियोट्स में ठीक है, जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज रहेगा वो कौन सा रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, जो कौन से प्रोसेस को करवाएगा, जो करवाएगा मेनली रेप्लिकेशन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पास मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन की। एक मिनट रुको। ठीक है, अब देखो जो रेप्लिकेशन होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट होगी आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। ठीक है, रेप्लिकेशन का ओरिजिन होगा। ठीक है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है, वहां से आपके पास रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास पर्टिकुलर रीजन होता है डीएनए का, ठीक है, वहां पे क्या होता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं, और उस रीजन को हम बोल देते हैं आपके पास ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। समझ आई बात। ठीक है, तो आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए, पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए, डीएनए का पर्टिकुलर रीजन होगा विच हैज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये जो रीजन है, ठीक है, उस रीजन को हम बोल देते हैं ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग, इसको हम बोलते हैं ARS। ठीक है, ARS स्टैंड फॉर ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो, और इसको ही क्या बोल देते हैं, ऑटोनॉमिक रेप्लिकेशन सीक्वेंस को ही हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जनरली जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो होता है सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है जिसको हम बोल देते हैं रेप्लिको। ठीक है, सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट होगी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, रेप्लिकॉन।
ठीक है। अगर वहीं पे मैं बात करूं किसकी, यूकैरियोट्स की, ठीक है। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या हो सकता है आपके पास, नंबर ऑफ रेप्लिकॉन्स हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। नंबर ऑफ रेप्लिकेटिंग यूनिट, रेप्लिकेटिंग यूनिट या सिंपल क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ रेप्लिकॉन्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हमने अभी सिंपल सी बात करी आपके पास कि जो आपके पास रेप्लिकेशन है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन है, तो रेप्लिकेशन आपके पास ऐसा नहीं है कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगी। रेप्लिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और उसको क्या बोल देते हैं हम, एआरएस बोल देते हैं, ऑटोनोमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो वहां पे अब जो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स, ठीक है, दोनों सेल्स की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है, मतलब सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। और यूकैरियोट्स में क्या हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जो ड्रोसोफिला होता है, ठीक है, उसमें क्या आपके पास सेवरल ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। जैसे उसमें होते हैं 3500 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ड्रोसोफिला आपके पास यूकैरियोट, ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो आपके पास यूकैरियोट है उसमें बहुत ज्यादा रेप्लिकास हो सकते हैं, और प्रोकैरियोट्स में जनरली क्या होता है, सिंगल रेप्लिकेट, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, अब देखो जब क्या होगा आपके पास, जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी के लिए क्या होता है आपके पास, जो आपके पास जैसे आपके पास एडिनोसिन है, ठीक है, गुआनोसिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ये जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं, और किस में चेंज हो जाते हैं, वो एएमपी से, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाते हैं एटीपी में, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वहां से आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जस्ट आपको इतना सा ही इसमें समझना है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं, सेकंड स्टेप होता है हमारे पास इनिशिएशन, ठीक, इसको मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। बेसिकली ऐसे इन जनरल देखा जाए तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब एक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ, ये क्या करेंगे आपके पास, अब देखो जो आपके पास 4 टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, एक होता है आपके पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, एक क्या होता है आपके पास थाइमिन मोनोफॉस्फेट, एक होता है आपके पास डीऑक्सीराइबोस, साइटोन, ठीक है, जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं बेसिकली, ठीक है, एडेनोसिन, ठीक है, थाइमिन, ठीक है, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। तो इनके बेसिस के ऊपर, ठीक है, तो एक होता है आपके पास सीएमपी, और एक हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस जीएमपी, गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, इनकी करवाते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, इसमें क्या ऐड करवा रहे हैं हम, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी है उसको किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, वो बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, फॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, अब ये चेंज हो जाएंगे आपके पास जैसे एटीपी में, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास टीटीपी में, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास सीटीपी में, ठीक है। सिंपल क्या है आपके पास, ये है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जब इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा दी तो मतलब आपने इसमें क्या करवा दिया, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दिया, मतलब आपने क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन करी, ठीक है, एनर्जी देके। जब हमने एनर्जी दी तो क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन किया। अब जब हम एटीपी को क्या करेंगे, जब इसी एटीपी को हम ब्रेक करेंगे, मतलब हम फॉस्फेट को ब्रेक करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, वहां से प्रोसेस के लिए एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, ऐसे ही हमारे पास जीएमपी, तो इतना क्लियर है आपको। यस मैम।
ठीक है, सिंपल यहाँ पे देखो ना, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एएमपी बोल दिया इसको। अब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है तो मतलब क्या होगा, उसमें सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अब इसकी जब हमने फॉस्फोराइलेशन करवा दी तो इसमें हमने क्या कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दिए, ठीक है, 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दिए। मतलब इसके साथ जब 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। मतलब हमने एनर्जी दे के क्या कर दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन करवा दी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं जो आपके पास 3 फॉस्फेट है ना, ठीक है, इन्हीं की बॉन्ड को तोड़ेंगे और हमें एनर्जी गेन होगी, ठीक है। और इसी एनर्जी से हम अपनी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एनर्जी का यूज करके। तो ये आपके पास प्रोसेस है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप होता है आपके पास एक्टिवेशन ऑफ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, उनकी फॉस्फोराइलेशन करवाते हो, ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारे पास इनिशिएशन, ठीक है। देखो इनिशिएशन क्या है आपके पास, जो आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये मेरे पास डीएनए है, डीएनए से है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो जब डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, एक तो आपके पास 5' 3' एंड होगा और एक आपके पास 3' 5' एंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मुझे रेप्लिकेशन करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये मेरे पास स्ट्रैंड है, ठीक है, क्वाइल्ड स्ट्रैंड है, जो हेलिकली क्वाइल्ड है, तो डीएनए हेलिक्स है, इनको क्या करना पड़ेगा, अनबाइंडिंग करनी पड़ेगी इनकी, ठीक है, मतलब इनको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मेरे पास ये था, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं इसी को नीचे ना सिंपल फॉर्म में बना के बताऊंगी आपको, ठीक है। और देखो यहाँ पे, और देखो पूरा जो डीएनए है उसको मैं एक साथ रेप्लिकेट नहीं करूंगी, ठीक है। तो रेप्लिकेशन एक साथ पूरे ही डीएनए की नहीं होगी, बीच बीच में क्या होगा, कुछ आपके पास रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा या रेप्लिकेशन बबल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आपके पास रेप्लिकेशन बबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे रेप्लिकेशन हो रही है तो यहां से यहां तक रेप्लिकेशन हो रही है और बाकी नॉर्मल आपके पास। तो अनबाइंडिंग कहाँ पे होगी, सिर्फ इसी सीक्वेंस की। मान लो अगर मैं इसको नंबर दे रही हूँ ए बी और सी, तो अनबाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, सिर्फ सी में ही हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को मैं ओपन करके आपके पास रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी, इसकी किसकी फॉर्मेशन होगी, रेप्लिकेशन फॉर्क या रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है वो किस शेप का होता है, ये होता है वाई शेप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कौन सा एंड होगा, एक होगा 5' टू 3' एंड, ठीक है, और एक होगा 3' टू 5' एंड। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो अनबाइंडिंग होगी उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, ठीक है, ऐसे है तो अनबाइंडिंग नहीं होगी। तो अनबाइंडिंग के लिए या अनजिपिंग के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको क्या बोल देते हैं हम, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेलिकेज एंजाइम है वो किसका काम कर रहा है, अनबाइंडिंग का या अनजिपिंग का, ठीक है। तो ये मेरे पास H लिख दिया मैंने, H फॉर हेलिकेज एंजाइम। इतना क्लियर है, ठीक है। देखो ये जो आपके पास जब इनकी अनजिपिंग हुई तो ये क्या है, ये जो 2 स्ट्रैंड हैं वो क्या करेंगे, आपस में जुड़ने की कोशिश भी तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आपके पास ऐसे प्रोटीन्स, ठीक है। इन प्रोटीन्स को बोला जाता है SSPP, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स हैं इन प्रोटीन को बोला जाता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, SSBP,
ठीक है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होंगी ये क्या करेंगी, सिंगल स्ट्रैंड से अटैच कर जाएंगे, मतलब इससे और इससे, ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड है और इन दोनों को बाइंड होने से रिस्ट्रिक्ट करेंगी, बचाएंगी। ठीक है, पहले हमने क्या बोला, हमने बोला कि अनजिपिंग, जो आपके पास जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको अनजिप किसने किया, उसको किया कौन से एंजाइम ने, हेलिकेज एंजाइम ने अनजिप किया। ठीक है, तो एनजिपिंग के लिए कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है वो क्या करेंगे, अब इनकी अनजिपिंग कर दी तो ये एक दूसरे से अटैच होने की कोशिश करेंगे, तो जो सिंगल स्ट्रैंड है उसके साथ कौन सी प्रोटीन लग जाएंगी, एसएसबीपी लग जाएंगी। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन लग जाएंगी, जो क्या करेंगी, इन दोनों को एक दूसरे के साथ चिपकने से बचाएंगे। ठीक है, प्रिवेंट करेंगी ये जिपिंग को। इतना क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे एक और एंजाइम यूज होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। तो ये जो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है वो क्या करता है, बेसिकली ये रिलीव करता है टोरिजिनल स्ट्रेन को, ठीक है, एंड प्रिवेंट करता है सुपर कॉइलिंग, जो किसकी वजह से, अब देखो यहाँ पे अगर इनको हम अलग कर रहे हैं तो ये क्या करने, मान लो यहाँ पे ये दोनों कैसे थे, दो जो स्ट्रैंड थे वो ऐसे हेलिकली अटैच्ड थे। ठीक है, तो अगर हम इनको अलग करने की कोशिश करेंगे, इसको मैं अलग करने की कोशिश करूंगी इससे, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की, एक दूसरे के साथ फिर से बाइंड होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक तो क्या है आपके पास, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, साथ में कौन सा एंजाइम होता है, टोपोआइसोमेरेज, ये क्या करवाता है, टेम्परेरी कट लगवाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी कट लगवाता है स्टैंड पे। ठीक है, जो क्या कर रही है यहाँ पे, जो स्ट्रेन है, मतलब जो स्ट्रेन पड़ रहा है इन पे अटैचमेंट के लिए, उसको क्या करवा रहा है, ये रिलीफ करवा रहा है, ताकि ये दोनों क्या करें, बाइंड ना हो। इतनी बात समझ आ गई, तीनों का फंक्शन पता लग गया। मैम ठीक है, थर्ड वाला रिपीट करवा दो एक बार। जो थर्ड है वो क्या कर रहा है आपके पास, देखो ये जो मेरे पास दो स्ट्रैंड है, ठीक है, एक ने तो क्या किया, अनजिप किया, अब इसने अनजिप कर दिया, बस इसका ये एक ही फंक्शन है कि इसने खोल दिया इनको। अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है फिर से एक दूसरे के साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो टोपोआइसोमेरेज है वो क्या करेगा, टेम्परेरी कट लगाएगा। ठीक है, अगर कट लगेगा तो स्ट्रेन जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेरी छोटे छोटे कट लगवाएगा और उनके बाद में सीलिंग भी आपके पास टोपोआइसोमेरेज ही कर देगा। समझ आई बात? ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ तीन एंजाइम पढ़े, एक आपके पास है टोपोआइसोमेरेज, ठीक है, एक आपके पास है हेलिकेज और दो हैं आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, जो आपके पास सिंगल सिंगल स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएंगी। क्लियर है? और एक आपने पढ़ लिया रेप्लिकेशन फॉर। ठीक है, और जो आपके पास टोपोआइसोमेरेज है वो टू टाइप का होता है, टोपोआइसोमेरेज 1 और टोपोआइसोमेरेज 2। और ये जो टोपोआइसोमेरेज है इसी को इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में जो आपके पास टोपोआइसोमेरेज 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने TP2। ठीक है, तो ये आपके पास टू टाइप का होता है, 1 एंड 2। ठीक है, तो जो टोपोआइसोमेरेज 2 है वो उसको क्या बोला जाता है, गाइरेज बोला जाता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि जो टोपोआइसोमेरेज है उसको प्रोकैरियोट्स में उसका अनदर नेम क्या है, उसका अनदर नेम है गाइरेज। ठीक है, तो इसको प्रोकैरियोट्स में गाइरेज बोला जाता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला था कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने के लिए क्या चाहिए आपके पास, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो कैसा होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप होता है हमारे पास प्राइमिंग। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होता है आपके पास, प्राइमिंग। ठीक है, जो प्राइमिंग है उसमें क्या होगा आपके पास, देखो जब भी आपके पास जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, कल हमने बात करी थी कि जो आपके पास रेप्लिकेशन होती है वो कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये बात करी थी हमने। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है एक न्यू स्ट्रैंड और एक पेरेंटल स्ट्रैंड, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, एक तो आपके पास पेरेंट स्ट्रैंड होगा, ठीक है, और एक क्या बनेगा,
न्यू स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो जब भी न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो ऑलवेज फॉर्म्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, नया स्टैंड हमेशा ही आपके पास 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब प्राइमिंग में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अटैच कर गया, प्राइमर। ठीक है, अब ये प्राइमर क्या है, प्राइमर आपके पास बेसिकली, आपके पास आरएनए प्राइमर क्या होता है आपके पास बेसिकली, जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी छोटी सी चेन है। ठीक है, तो प्राइमिंग में क्या अटैचमेंट होती है, प्राइमिंग में बेसिकली अटैच होता है प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज एंजाइम किसको अटैच करवाएगा, ये अटैच करवाएगा प्राइमर्स को। ठीक है, और प्राइमर क्या होते हैं आपके पास, ठीक जो है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे। हाँ, ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले ये खुद क्या है, ये खुद भी न्यूक्लियोटाइड ही है। ठीक है, बट स्मॉल चेन है, इसमें अराउंड 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड की चेन है ये। ठीक है, तो 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड है, ये किसकी तरह काम करेगा, प्राइमर की तरह। अब ये जो प्राइमर है ये इनिशिएशन करवा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज, अब इसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, और जैसे आपके पास प्राइमर अटैच हुआ तो क्या करेगा, उसने न्यूक्लियोटाइड अटैच करे। अब उसके बाद न्यूक्लियोटाइड क्या होते जाएंगे, अब लाइन वाइज अटैच होते जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके पास प्राइमर होते हैं वो कैसा प्राइमर होते हैं आपके पास, आरएनए प्राइमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं ये प्राइमर, ये एक्ट करेंगे आपके पास 5' एंड पे, इसीलिए आपके पास जो नया स्ट्रैंड बनता है वो कौन से डायरेक्शन में बनेगा, 5' to 3 डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है उनको अटैच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लो यहाँ पे मैं कोई सिक्वेंस बना देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे है 2 स्ट्रैंड। ठीक है, अब जहां से रेप्लिकेशन होगी वहां से हम स्ट्रैंड की नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर रेप्लिकेशन यहाँ से होगी तो कौन सा स्ट्रैंड है ये, 3' to 5' स्ट्रैंड है। मेरी बात समझ आई। ठीक है, और इसमें अगर रेप्लिकेशन हो रही है तो ये कौन सा स्ट्रैंड है, 5' to 3'। ठीक है, और जो स्ट्रैंड में कोडिंग हो रही है, ठीक है, इस स्ट्रैंड को पढ़ के मान लो ये आपके पास AUGCTAU। ठीक है, कोई भी है सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो मेरे पास सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये जो मेरे पास स्ट्रैंड है जिसको मैं पढ़ के मेरे पास न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब जब मेरे पास नया स्ट्रैंड बनेगा, मान लो यहाँ पे अब क्या अटैच हो गया, P फॉर प्राइमर अटैच हो गया, इसके बाद इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा। वो क्या करेगा, नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे 3' to 5' है, तो नया स्ट्रैंड कहाँ पे बनेगा, 5' एंड टू 3' एंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह टी। ठीक है, यहाँ पे टी होगा, सॉरी। ठीक है, टी की जगह ए, जी की जगह सी, यहाँ पे सी, ए, टी, टी, और यहाँ पे ए। समझ आया है? तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास क्या बन जाएंगे, सीक्वेंसेस बन जाएंगे। जो नया स्टैंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, 5' to 3' डायरेक्शन में स्टैंड हो जाएगा। इतना समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, अब ये जो स्टैंड बन रहा है आपके पास, नया स्टैंड 5' to 3' डायरेक्शन में बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास कॉन्टिन्यूटी में यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है आगे को। ठीक है, मैंने तो एक ही पार्ट बताया। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो कॉन्टिन्यूटी में स्ट्रैंड बना, इसको हम बोल देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो बनेगा आपके पास 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके पास यहाँ की, जो कौन सा आपके पास स्ट्रैंड है जिसकी जो डायरेक्शन है वो 5' to 3' एंड है। ठीक है, जबकि मैं नया स्ट्रैंड बनाऊंगी वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, 5' to 3' एंड, तो मुझे यहां से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे इसका 3' एंड है, यहाँ पे 5' है, तो यहाँ से वो क्या बनेगा, उल्टा लिख,
उल्टा हो गया। यहाँ, ठीक है, यहाँ पे 5 डैश है क्योंकि यहाँ पे ऊपर 3 डैश है। 3 डैश है। यहाँ पे 5 डैश एंड है और यहाँ पे कौन सा एंड है? यहाँ पे 3 डैश एंड है। तो यहाँ पे है 3 डैश एंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 डैश है तो ऊपर कौन सा होगा इसके? 3 डैश होगा, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे 5 डैश टू 3 डैश। नया स्टैंड हमेशा कौन सा बनेगा? 5 डैश 3 डैश डायरेक्शन में बनेगा। तो मान लो पहले तो यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया, ठीक है। प्राइमर के बाद आपके पास डीएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया, ठीक है। और उसने क्या किया? ऐसे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो नया स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। अब जब दूसरी बार स्ट्रैंड बनेगा, मतलब जो आपके पास ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, अब ये क्या करेगा? आगे आगे इस साइड को क्या करता जाएगा? डीएनए को खोलता जाएगा, ठीक है। इसकी अनजिपिंग करता जाएगा। तो जब ये वाला स्ट्रैंड बनेगा तो इसको फिर से पीछे हटना पड़ेगा, फिर से एक प्राइमर अटैच करना पड़ेगा, फिर इसके बाद सिंथेसिस होगी। मेरे पास समझ आई? यस मैम। जो बोला मैंने, एक मेरे पास ये स्ट्रैंड है, एक मेरे पास ये स्ट्रैंड है, ठीक है। एक मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है? ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 to 5 है, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रैंड बनेगा? एक 5 डैश डायरेक्शन, 3 डैश डायरेक्शन। रेप्लिकेशन कहाँ को चल रही है? इस साइड को चल रही है, ठीक है। अब यहीं पे मेरे पास सेम, यहाँ पे कौन सा है? 5 डैश है, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास? नया स्ट्रैंड 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अब एक बार प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज जुड़ गया और उन्होंने क्या बना दिया? ये वाला स्ट्रैंड तो बना दिया, न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। अब जब ये जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क पीछे को खुलता जाएगा, तो ये क्या करेगा? इनको एक और, जितनी बार इनको रेप्लिकेशन करनी है, ठीक है, इस वाले स्ट्रैंड को, तो इनको बार बार क्या अटैच करना पड़ेगा? प्राइमर अटैच करना प्राइमर। पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज अटैच करना पड़ेगा, और फिर ये फिर से क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे 5 डैश टू 3 3 डैश है। डैश, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेगमेंट्स में बनेगा, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अटैच होंगे न्यूक्लियोटाइड के, और हर बार क्या जोड़ना पड़ेगा? प्राइमर जोड़ना पड़ेगा, फिर आपके पास फ्रेगमेंट्स जुड़ेंगे। समझ आए बात? ठीक है। यस। अभी जो आपके पास ये जो स्ट्रैंड है, इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूटी में बन रहा है, ठीक है, यहाँ को, तो ये सीधा बनता जाएगा ना, क्योंकि 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में ही चल रहा है काम, ठीक है। तो ये आपके पास सीधा ही फॉर्म होता जाएगा, क्योंकि 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड आपका क्या बनता है? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोल देते हैं इसको। कॉन्टिन्यूअस क्यों बोला? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसको डिसकॉन्टिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसका जो हर फ्रेगमेंट है, ठीक है, इसके बारे में बताया था ओकाजाकी ने, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। अब जब रेप्लिकेशन हो जाएगी तो प्राइमर क्या हो जाएंगे? अब रिमूव हो जाएंगे, और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे एक फ्रेगमेंट है, दूसरा फ्रेगमेंट है, ये किससे? विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज ये किससे अटैच हो जाएंगे? एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा अटैचमेंट के लिए, जो ग्लू की तरह काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? डीएनए लाइक। लाइगेज, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करेगा? ग्लू की तरह काम करेगा। और जो फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, उनको क्या करवाएगा? एक दूसरे से अटैच करवाएगा। कितनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। तो ये है आपके पास रेप्लिकेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो सिंपल आपके पास इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो अनजिपिंग ऑफ स्ट्रैंड कौन करता है, ठीक है। हेलिकेज। लीडिंग स्ट्रैंड, हाँ, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है आपके पास? लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, कल बेसिकली मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, जैसे आपके पास प्रोकैरियोट्स में जो मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेज बताए थे, ठीक है, और यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज बताए थे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? आपके पास प्रूफ रीडिंग में जो आपके पास रेप्लिकेशन होती है, उसमें क्या होती है? प्रूफ रीडिंग होती है, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग मतलब कोई भी अगर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया है तो क्या हो जाए? फिर से उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। तो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करके उसके रिप्लेस करने, उसको करेक्ट के साथ रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम, सॉरी, पॉलीमरेज यूज होगा? तो वहां पे होगा डीएनए पॉलीमरेज 2 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स,
और बीटा पॉलीमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। समझ आई बात है? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोसेस है रेप्लिकेशन की। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम है रेप्लिकेशन का। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये जो आपके पास वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हमने बोल दिया रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, या इसको क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन बबल भी बोल देते हैं। और किस शेप का होता है ये, वाई शेप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या अटैच हो रहा है, ये हो रहा है आरएनए प्राइमर अटैच। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर बेसिकली क्या है, आरएनए प्राइमर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही है। ठीक है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है। ओलिगो मतलब कुछ ही सीक्वेंस होंगे न्यूक्लियोटाइड के, उसको क्या बोल देते हैं हम, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये अटैच हुआ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो जैसे डीएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ तो क्या करेगा, वो ऐसे पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो एक आपके पास दो स्टैंड बन जाएंगे, एक लीडिंग स्टैंड बनेगा और एक लैगिंग स्टैंड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ही एंजाइम बताया इन्होंने, टोपोआइसोमेरेज। ठीक है, ये पेरेंट डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमेज है और यहाँ पे हेलिकेज लिखा हुआ है। क्लियर है आपको डीएनए रेप्लिकेशन? टोपोआइसोमरेज जो होती है, जो वो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना मैम, है ना, हाँ। उस जो राउंडर सा होता है, हेलिकली कॉइल्ड होता है, उसकी कॉइलिंग को मतलब कॉइल्ड नहीं होने देती, उसको अनकॉइल्ड रखती है ना। हाँ, और प्रिवेंट करती है वो। हाँ, उसकी जो है उसको टेंशन को रिलीज करती है। ये जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना इसमें, उसको होल्ड करके हाँ, रखा है, उसको कॉइल्ड नहीं होने दे रही है। कोयल नहीं होने दे रही है और स्ट्रेन को रिलीज कर रही है, मतलब हाँ, इसके ऊपर को। ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली आपके पास नॉर्मल स्ट्रेंड रहने चाहिए। हमने ये क्या पढ़ा कि इनिशिएशन कौन करता है, इसकी इनिशिएशन कौन करता है मैम? जब खुलता है ये कौन सी एंजाइम, डीएनए की रेप्लिकेशन में जब ये होती है तो कट लगाता है, तो कट हेलिकेज करती है। हेलिकेज, हाँ जी। हाँ, हाँ, जो आपके पास अनजिपिंग करता है, ठीक है, वो आपके पास हेलिकेज एंजाइम करता है। ठीक है, अब देखो वो इनिशिएशन नहीं है रेप्लिकेशन की। ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, अनजिप कर रहा है। इनिशिएशन क्या है आपके पास, जब आपके पास डीएनए पॉलीमरेज अटैच हो रहा है। ठीक है, प्राइमर अटैच हो रहा है। ओके। हाँ, तो वो आपके पास है, स्टार्टिंग वो हो रही है। ठीक है, ये वाला स्टेप। ठीक है, बट इसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले उसमें अगर आपको स्टेप्स पूछे जाएं, अब डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है। ठीक है, अगर ऑप्शन में अनजिपिंग है तो वो आपके पास फर्स्ट स्टेप अनजिपिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर अनजिपिंग नहीं होगी तो आपके पास रेप्लिकेशन नहीं होगी। जो क्वेश्चन आता है ना, विच एंजाइम हेल्प्स इन द इनिशिएशन डीएनए पॉलीमरेज, तो आपके पास हेलिकेज हो जाएगा क्योंकि वो ओपनिंग कर रहा है। ठीक है, बट अगर एंजाइम में आपके पास हेलिकेज के ऑप्शन नहीं है, आपके पास डीएनए पॉलीमरेज के ऑप्शन है, तो वो हो जाएगा फिर। ठीक है, हेलिकेज तो को, आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर को, जो उसका हेलिकल वो स्ट्रक्चर है ना। ओपन कर रहा है। हाँ, उसको ओपन कर रहा है। बट क्या है आपके पास, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट तभी होगा अगर आपके पास क्या होगा, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ओपन होगा। ठीक है, अगर हेलिकल स्ट्रक्चर ओपन नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। ठीक, ठीक तो है, डीएनए बट अगर आपके पॉलीमरेज। पास, हाँ, अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप किसके ओके, साथ जाओगे, नेक्स्ट ऑप्शन के साथ। ठीक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आपके पास क्या प्रोसेस है, जब आपके पास डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं आपके पास ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब देखो जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी कि जब आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन हो रही थी, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो बोथ स्ट्रैंड थे, ठीक है, डीएनए के जो बोथ स्ट्रैंड थे, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड किसकी तरह एक्ट कर रहे थे, एक्ट एज अ टेम्पलेट। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड किसकी तरह एक्ट कर रहे थे, टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहे थे इन केस ऑफ रेप्लिकेशन।
ठीक है, किसकी बात हो रही है, जब डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जब आपके पास डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपके पास सिंगल स्ट्रैंड ही किसकी तरह एक्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए है उसका सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड किसकी तरह एक्ट करेगा, टेम्पलेट की तरह, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों है भाई, ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्यों कर रहा है, देखो आपके पास अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है आपके पास, डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है, जो हमने दूसरे में पढ़ा तो उसमें क्या था, ये भी टेम्पलेट था, मतलब ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा था और ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे आ जाएगा 3 यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो ये मेरे पास किसकी तरह एक्ट कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, ठीक है, ये मेरे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके साथ क्या बनेगा, मेरे पास आरएनए बनेगा, ठीक है। और मान लो यहाँ पे ये भी किसकी तरह एक्ट करता, अगर टेम्पलेट की तरह, तो यहाँ पे भी क्या होता, यहाँ पे भी आरएनए बन जाता, और ये जो आरएनए और आरएनए है दोनों का सीक्वेंस एक जैसा ही होता, और ये क्या करते हैं आपस में बॉन्ड बना लेते, तो यहाँ पे क्या बन जाता आपके पास, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता, समझ आई बात है, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड किसकी तरह एक्ट करता है, टेम्पलेट किस तरह एक्ट करता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रीजन आपके पास क्या है कि जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होंगे, ठीक है, उनके पास टेंडेंसी होती है डबल बॉन्ड बनाने की, ठीक है, तो आपके पास क्या करेंगे, वो एक बॉन्ड इधर बना लेंगे और एक ये अपने अपने साथ ही बना लेंगे, मतलब ये भी अगर आरएनए है और ये भी आरएनए है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना देंगे, दोनों बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, ठीक है। यस और मैम। दूसरा रीजन क्या है आपके पास, दूसरा रीजन है कि अगर आपके पास सेम यही प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पे भी आरएनए बन गया, ठीक है, इन केस यहाँ पे भी आरएनए बन गया, ठीक है, तो ये जो आरएनए बना, ठीक है, ये क्या करेगा, कोई अलग प्रोटीन एक्सप्रेशन करेगा, मान लो प्रोटीन नंबर 1 को एक्सप्रेस किया और ये किसी और प्रोटीन के लिए अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो फंक्शनल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अलग प्रोटीन अलग के लिए एक्सप्रेशन शो करने लग जाएगी फिर, ठीक है। इसीलिए इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रैंड किसकी तरह काम करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब जिससे आपके पास क्या होगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड को, और एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपल बना रही हूँ, एक मेरे पास 5 एंड है, एक मेरे पास 3 एंड है, और यहाँ पे मेरे पास 3 एंड है, और यहाँ पे 5 एंड है, ठीक है। देखो जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में प्रेजेंट होती है आपके पास ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में प्रेजेंट होता है आपके पास एक प्रमोटर, ठीक है, एक होता है टर्मिनेटर, ठीक है, और बीच में प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, तो ये है मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, और इस पूरी यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ही क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, जिसमें आपके पास एक क्या है, प्रमोटर है, और एक क्या है, टर्मिनेटर है, ठीक है। अब देखो जब मैंने प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बतानी है, ठीक है, आई होप आपको इधर लिखती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास प्रमोटर है, ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, टर्मिनेटर है, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो जब मेरे को किसकी, इनको उल्टा करते हैं।
जब मेरे को किसकी पोजीशन बतानी है, प्रमोटर की, तो जो प्रमोटर प्रेजेंट होता है वो होता है 5 डैश एंड पे, ठीक है। और जो टर्मिनेटर होगा वो कौन से एंड पे होगा, 3 डैश एंड पे, ठीक है। बट जब रेप्लिकेशन होगी, सॉरी, जब आपके पास ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो उस केस में जब मैं स्टैंड पढ़ूंगी तो कौन सा स्टैंड होंगे आपके पास, ऊपर वाला स्टैंड, जो कौन सी डायरेक्शन में है, 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन में। मेरी बात समझ आई? उल्टा पढ़ेंगे मैंने, इसका। हाँ उल्टा पढ़ेंगे। मैंने आपको सिंपली बोला कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रमोटर कौन से एंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के कौन से एंड पे आपके पास प्रमोटर अटैच होता है, तो प्रमोटर अटैच होता है 5 डैश एंड पे, ठीक है। और जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वो कौन से एंड पे होगी, तो वो होगी 3 डैश से, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास नया जो सिंथेसाइज होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, 5 डैश, तो 3 डैश के एंटी पैरेलल आपको चलना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 5 डैश एंड हो जाएगा। समझ आई बात? ये दोनों स्ट्रैंड पेरेंटल है, पेरेंटल स्टैंड शो कर रहे हैं आप, हैं? हाँ, दोनों पेरेंटल ही हैं, ठीक है। ये सिंपल अभी मैं डीएनए शो कर रही हूँ, तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं जिनको मैंने ओपन करके ऐसे बना दिए, ठीक है। इतना क्लियर है? तो एक साइड क्या है आपके पास, अब देखो जो आपके पास, तो आपके पास जो टेम्पलेट स्टैंड की तरह एक्ट करेगा वो कौन सा करेगा, 3 डैश टू 5 डैश, We ठीक can है, say कि transcription occurs in 3 dash to 5 dash टू 5 end. डैश, हाँ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन अक्कर not occur in 3 dash to 5 dash direction, transcription occur in 5 dash to 3 dash direction always, ठीक है। बट जो टेम्पलेट होगा उसकी डायरेक्शन होगी 3 डैश टू 5 डैश। जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो वो हमेशा 5 डैश चलेगी, ये बोल रही हूँ मैं, Yes, ठीक है। ma'am. तो स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, यही तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, बाकी ये बहुत इजी है, ठीक है। इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आता है इसमें कि कौन सा कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, या स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं इसको। और ये आपके पास प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन को मिला के क्या बनती है आपके पास, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनती है, ठीक है। जो आपके पास टेम्पलेट की तरह काम करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड को और क्या बोला जाता है, टेम्पलेट स्टैंड को ही बोला जाता है एंटी सेंस स्टैंड, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉन कोडिंग स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड, ठीक है। और इस वाले स्टैंड को जो 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग, ठीक है। जबकि इसको हम कोड, इसके बेसिस पे हम कोड नहीं करते हैं, बट फिर भी इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। आगे हमें पता लगेगा क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, सेंस स्टैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। और नॉन टेम्पलेट स्टैंड भी बोल देते हैं, क्लियर है? अब देखो अब मैं आपके पास, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं किसकी पोजीशन चेंज कर दूं, प्रमोटर और टर्मिनेटर की जो कोडिंग स्टैंड है आपके पास, अगर मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, तो आपके पास कोडिंग स्टैंड होगा, वो भी क्या, तो कोडिंग स्टैंड क्या बन जाएगा आपके पास, टेम्पलेट स्टैंड बन जाएगा। मेरी बात समझ आई? देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर, ठीक है, इनकी पोजीशन को चेंज कर दूं, तो पोजीशन को चेंज कर दिया तो ये कौन सा आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 5 डैश और ये आ जाएगा 3 डैश। तो मेरे पास जो कोडिंग स्टैंड है वो कौन सा बन जाएगा, अब मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ऊपर वाला, यस मैम। ठीक है, मैंने ये बोला तो आपको सिंपल ये भी आ सकता है। देखो यहाँ पे मैंने के पास, मेरे पास यहाँ पे प्रमोटर था, ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेटर है ऊपर वाली डायरेक्शन, इधर देखो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस एंड कौन सा मेरा 3 डैश है और ये 5 डैश है ऊपर वाले डायग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे 5 डैश है और ये है आपके पास 3 डैश। अब मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। मैंने इसको क्या बना दिया, मैंने इसको बना दिया P फॉर प्रमोटर और इसको बना दिया T फॉर टर्मिनेटर। तो प्रमोटर कौन सी डायरेक्शन में होगा हमेशा, 5 डैश में, 5 to 3. 5 to 3. ठीक है, 5 डैश में। तो मेरे पास ये वाली चीज हो जाएगी अब, ठीक है।
तो मेरे पास जो 3' to 5' है, ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन कहाँ से जुड़ना स्टार्ट होंगे, प्रमोटर से जुड़ना स्टार्ट होंगे, टर्मिनेटर पे तो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये जो स्टैंड है, जो पहले क्या था मेरे पास, कोडिंग स्टैंड था। तो ये अगर इधर से पढ़ूं तो मैं कोडिंग स्टैंड था, और कैसा था ये, नॉन टेम्पलेट था। तो फिर ये क्या बन जाएगा, अब ये मेरे पास कैसा बन जाएगा, अब ये मेरे पास नॉन कोडिंग बन जाएगा। यहाँ को पढ़ूंगी मैं, ठीक है। तो अगर आप प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को चेंज कर देते हो, तो उस केस में आपके पास जो कोडिंग स्टैंड है वो नॉन कोडिंग, या जो सेंस स्टैंड है वो एंटी सेंस स्टैंड बन जाता है, ठीक है। बस आपको इतना सा याद रखना है, हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास 5' एंड है, प्रमोटर जहां पे अटैच होता है, इसको अपस्ट्रीमिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। और टर्मिनेटर को बोल देते हैं डाउन स्ट्रीमिंग, ठीक है। और जो आपके पास स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, जिसमें प्रमोटर है, अब देखो जब भी आपके पास अटैचमेंट इलोंगेशन होगी तो कहां से होगी, वो जहां पे प्रमोटर अटैच है, यहाँ से यहाँ को होगी, यहाँ से यहाँ को नहीं होगी, टर्मिनेटर से प्रमोटर की तरफ नहीं होगी, हमेशा प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ होगी, क्लियर है, ठीक है। अब वहीं पे मैं बात करूं आपके पास प्रोकैरियोट्स की, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, अब यहाँ पे जो आपके पास पॉलीमरेज एक्ट करेगा वो कौन सा होगा, अगर मैं पॉलीमरेज की बात करूं, तो यहाँ पे जो पॉलीमरेज एक्ट करेगा वो होगा डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए को कोड कर रहे हैं हम, ठीक है, डीएनए को देख के हम कोडिंग करेंगे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर्मेशन किसकी करेंगे हम, आरएनए की करेंगे, तो कौन सा होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और इस केस में अब जहां पे डीएनए में क्या होगा आपके पास, थाइमिन होगा, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, यूरेसिल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है आपके पास, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, तो यहाँ पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जबकि मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, उसमें 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, इसमें कितने होंगे, 3 टाइप होंगे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, ठीक है। अब ऐसे लिखते हैं मैंने, ठीक है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ठीक है, बेसिकली वो किसके सिंथेसिस करेगा, वो करेगा आरएनए की, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास डिफरेंट टाइप के आरएनए की करेगा, ठीक है। एक है 5.8 आरएनए, इसकी सिंथेसिस करेगा, ठीक है। 18 आरएनए, ठीक है, और 28 आरएनए, ठीक है। तो किसकी सिंथेसिस करेगा, ये राइबोसोमल, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज किसकी करेगा, आरएनए, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन, ठीक है। जो आपके पास पॉलीमरेज 2 है, आरएनए पॉलीमरेज 2, वो किसकी सिंथेसिस करेगा, एमआरएनए की, ठीक है। पर याद रखना एमआरएनए बनने से पहले बनता है आपके पास हिट्रोजीनस आरएनए, एचएनआरएनए, ठीक है। एचएनआरएनए की फुल फॉर्म है आपके पास हिट्रोजीनस आरएनए, ठीक है। फिर इसकी जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको मिलेगा एमआरएनए, ठीक है। तो एमआरएनए कौन से पॉलीमरेज से बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 से, ठीक है। उसके बाद है आरएनए पॉलीमरेज 3, तो उससे किसकी फॉर्मेशन होगी, टीआरएनए की, ठीक है। टीआरएनए में भी आपके पास डिफरेंट होंगे, जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड आरएनए, ठीक है, और एक है आपके पास 5s आरएनए, इसके फॉर्मेशन, क्लियर है। इतनी मेरी बात समझ आई, ठीक है। और देखो प्रोकैरियोट्स में इसके अलावा, ठीक है, अब प्रमोटर और टर्मिनेटर तो होंगे ही होंगे, बट प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्रमोटर और टर्मिनेटर के अलावा, प्रमोटर में
ठीक है, प्रमोटर के साथ अटैच करेगा एक फैक्टर जो इनिशिएशन करवाएगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है प्रमोटर के साथ सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो ये जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या करवाता है, इनिशिएशन करवाएगा, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे जब टर्मिनेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, रो फैक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो रो फैक्टर क्या करवाएगा, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। समझ आई बात? इतना क्लियर है? तो जो आपको मेन चीजें याद रखनी है वो मैंने सारी ही बता दी आपको, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है यूकैरियोट्स में से कि कौन से आपके पास, कौन से आरएनए पॉलीमरेज से कौन सा आरएनए फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ अब आपके पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की। एक्सक्यूज मी मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है।